तो बात हो रही थी कि उत्पादन का चौथा कारक है उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता पे जब हम बात करें तो थोड़ा डिस्कस तो करेंगे, उसके बाद में लिख लेंगे, है कि नहीं? आप अगर उद्यमशील हैं, मान लीजिए कि आपके पास भूमि है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए, चाहे विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाएं, चाहे सोलर सोलर एनर्जी एनर्जी का लगाएं, या फिर कुछ अन्य लगाएं। आप आपके पास पूंजी भी है, आपके पास श्रमिक भी है, लेकिन रिस्क लेने वाला व्यक्ति नहीं है। रिस्क कौन ले सकता है जीवन में? देखिए, जो भी रिस्क लेने की क्षमता रखता है उसको उद्यमशील कह सकते हैं। ठीक है, जो भी रिस्क लेने की क्षमता रखता है उसे उद्यमशील आप कह सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप जब पढ़ते हैं आप, उद्यमशीलता जब पढ़ते हैं आप, तो उसमें यही एक लाइन पढ़ने को आपको मिलेगा, रिस्क लेने की क्षमता। अब इसमें से कितने लोगों को रिस्क लेने की क्षमता है? हुँ? अभी मत कहिए सर आईएएस की तैयारी करते हैं तो अपने आप में एक रिस्क है, तो रिस्क लेने की क्षमता। आईएएस की तैयारी बताएं आपको, आईएएस की तैयारी करना बिल्कुल रिस्क नहीं है। ये बहुत सेफ जोन है। जो लोग भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, वो बहुत सेफ जोन को पकड़े हुए हैं। क्योंकि नौकरी तो कहीं भी आपको 99% नहीं मिलती है कि नहीं? रेलवे का एग्जाम देने जाइए तो पता चला कि 1 करोड़ लोग फॉर्म भर देते हैं, है कि नहीं? यूपीएससी का एग्जाम देने जाइए तो 10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। होता है, जितनी वैकेंसी है तो उतने लोगों की तो होगी, लेकिन जितने लोगों की चाहत है उतने लोगों की होगी। स्वाभाविक सी बात है कि जितना सीटवा है उतने भरेगा, और सीट से तो कई गुना ज्यादा लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। आईएएस की तैयारी इसलिए रिस्क नहीं है कि एक बात तो इसमें तय है कि आप एक अच्छा जानकारी लेके जरूर आगे बढ़िएगा, मतलब जीवन में आपको बहुत बेसिक चीजों का नॉलेज हो जाएगा। और आपकी योग्यता ही आपका रोजगार है मेरे समझ से, यही समझे तो ज्यादा बेहतर है। हम तो बस आपकी योग्यता को ही रोजगार मानते हैं, बाकी चीज को तो रोजगार ही नहीं मानते। योग्यता है तो फिर कहीं भी आप अपना व्यवस्था कर सकते हैं, योग्यता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उद्यमशील व्यक्ति तो यही होता है। आप उद्यमशील पढ़ रहे हैं और आपका सोच छोटा है, सीमित है, और एग्जाम्पल भी नहीं समझ पाए कि सर जो बता रहे हैं कहीं से लिंक करेंगे, तो आपके पास पेशेंस नहीं है सुनने का। नहीं, तो पेशेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सिविल सेवा निकालने का भी पेशेंस तो बहुत चाहिए। 5 मिनट बाद एक्स्ट्रा सुनने की आपके पास क्षमता नहीं है, तो सिविल सेवा निकालने के लिए तो उससे भी ज्यादा इच्छा रखने वाले लोग सिविल सेवा नहीं निकालते। बात साफ है, हम यहाँ पर आपको भ्रम में नहीं रखना चाहते। इरादतन आए हैं तो इरादा मजबूत रखिए। इच्छा का क्या है, दबाव में तो बिखर भी सकता है। इरादा है तो दबाव में बहुत मजबूत होकर निकलता नहीं। तो आपका किसी सिविल सेवा की तैयारी करना कोई रिस्क नहीं लेना है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं उद्यमशील है। मान लीजिए आपको रेलवे में नौकरी लगी, पढ़ने में बहुत तेज है, एक समय अगर रेलवे में नौकरी लगी और आप रेलवे की नौकरी छोड़ दी और आपने सोचा कि मैंने इसलिए नौकरी छोड़ देता हूँ कि मैं कुछ दूसरा करूंगा, अपना कुछ करूंगा, तो वहां पे जो आपने इस एग्जाम्पल का परिचय दिया है ना, वही उद्यमशीलता है। अब आपके पास कोई ना कोई उद्यमशीलता तो है, उसी के आधार पे आपने इस्तीफा दिया है। एक आईएएस ऑफिसर इस्तीफा अपनी नौकरी को दे सकता है। आईएएस बनने के बाद नौकरी छोड़ना आईएएस का और ज्यादा आसान है, क्योंकि आईएएस बना हुए व्यक्ति के पास ये क्षमता है कि आईएएस की नौकरी छोड़ेंगे ना तो उससे ज्यादा बढ़िया विकल्प हमको मिलने वाला है, या फिर हम अपनी कुछ चीजें क्या कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। ठीक, हम अपनी कुछ खड़ी कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास मान लीजिए कि नॉलेज है आपके पास, तभी तो रिस्क लिए, नहीं तो रिस्क लेते। हम माना कि आपने रेलवे ग्रुप डी का नौकरी लिया और वहां पे नौकरी छोड़ना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको बेचारा को पता है कि हम छोड़ेंगे तो फिर करेंगे क्या। तो कैसे कैसे क्या मिला है, नौकरी मिला है। आईएएस पीसीएस की नौकरी करने वाले को पता है कि हम नौकरी छोड़ देंगे ना तो हमको बाकी कई लोग वेलकम करने के लिए क्या है, तैयार हैं। तो रिस्क कौन ले रहा है यहाँ पे? जिसके पास आंतरिक क्षमता है वो ले रहा है ना। तो जो मार्केट में करोड़ों रुपए का रिस्क लेगा वो कौन लेगा? जिसके पास क्षमता है वो लेगा,
रिस्क लेने की क्षमता जिसके पास है, वो किसके पास होगी? राह चलते सबके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी। ठीक है? मान लीजिए कि बिहार सरकार के द्वारा हमको 10+2 सासाराम में ज्वाइनिंग था, 10+2 मैंने बहुत सारे टीचरों को मिला था, बहुत लोगों को मिला था। ठीक है? तो उस समय तो हम कोचिंगों लगभग ठीक से नहीं खोले थे, 20-25 गो लड़का था हमारे पास। ठीक है? और मेरा नियोजन हो गया सासाराम में, हिस्ट्री के टीचर के तौर पे। ठीक है? और बिहार में तो समझते हैं ना, सरकारी नौकरी खाली सरकारी शब्द लगा रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं जानते हैं क्या है नहीं है, उसके अलावा कुछ लोग जानने में नहीं चाहते। सरकारी लगल है तो खराबो है तो आगे जाके ठीक हो ही जाएगा, है कि नहीं? पेंशन नहीं है तो पेंशन हो ही जाएगा, जीवन भर आंदोलन करते रहिए, कहीं ना कहीं सरकार कभी ना कभी दबाव में आ ही जाएगी। तो घर में सभी लोग जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। बोले कि हमारे पास 30 विद्यार्थी हैं, हम अ, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, उसमें से कुछ बेहतर करेंगे तो लोग मुजफ्फरपुर में हमको भी जानेंगे, समझेंगे। लेकिन घर में रोज मम्मी प्रेशर करती हमें। एक भाई का सहयोग मिला, 17 भैया कि नहीं, इसको जो करना है उसको करने दीजिए। तो हम अपने कोचिंग संस्थान के साथ रहे, है ना? हम नहीं गए ज्वाइनिंग के लिए। तो हम क्यों रिस्क लिए? क्योंकि हमको पता है कि हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास क्षमता वहाँ 10+2 में जाए नौकरी करने, पता चला कि शर्मा जी, वर्मा जी करना पड़ेगा जीवन में, है ना? एक और नियुक्ति हुआ हो स्कूल में। अरे अब की तो झा जी आए हैं, झा जी हैं। अच्छा, अच्छा सुने हैं कि एगो और टीचर आने वाले हैं, वो तो राम जी हैं। नहीं? ये करते-करते पूरा स्कूल में जीवन निकल जाएगा। बहुत दिक्कत होता, दारू खुजवाता, अब वो मैंने चुनाव में लगवाता, कहीं-कहीं लगवाता है। मेरा विद्यार्थी है, बीपीएससी का मेंस लिख रहा है, वीरेंद्र। ठीक है? डेली आता है बेचारा 10 बजे रूटीन से, है ना? स्पेशली उसको हम गाइड कर रहे हैं। तो वो अब उसको कहीं चुनाव-वुनाव में लगा दिया है। क्या करे सर, जाना पड़ेगा, यूँ है, वो है। यहीं से 2 बजे ट्रेनिंग है जिला स्कूल में। अब बताइए उसका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा मेंस का, है ना? और ये तरह-तरह की नौकरी में बेचारा क्या, सरकारी नौकरी है अपना, खाली पढ़ावाइबे करता है स्कूल में बच्चा सबको, तो वही ठीक था। ठीक है? खाली पढ़वाता तो उसमें भी सब बेचारा काम चल जाता। तो दिमाग कई जगह डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो उससे कतनो बढ़िया पढ़ रहा होगा तो बेचारा का डिस्टर्बेंस तो होता ही होगा। नौकरियों है और नौकरी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो इस बात के लिए डर रहा है कि कहीं बीपीएससी नहीं हुआ तब, है कि नहीं? तो भाई जीवन में 90% लोग जीवन को मैनेज करके ही चलते हैं, कि थोड़ा इधर देखते हैं, अगर इधर हो गया तो इधर छोड़ देंगे, हो गया तो होगा तो छोड़ देंगे, पहले हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसको रिस्क नहीं कहते हैं। आपने क्या किया? बैलेंस किया। एक रिस्क होता है, जाने दीजिए, है ना? ज़िंदगी में कुत्ता भी अपना पेट पालता है, हम तो फिर भी इंसान हैं, है ना? 2 रोटी की इंडिया में कभी दिक्कत नहीं होती, जहाँ इतना ट्रस्ट चल रहा है, जहाँ इतना गंगा के घाट पे इतने मंदिरें बने हुए हैं, है ना? जहाँ पे मंदिरों से स्कूल का निर्माण, जहाँ दान से स्कूल का निर्माण, जहाँ दान से हॉस्पिटल का निर्माण, जहाँ दान से कॉलेज का निर्माण, तो वहाँ दान से और ट्रस्ट से 2 गो रोटी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो इतनी आप, दान से क्या नहीं हो रहा है? भारत का बच्चा-बच्चा दानी है। बात ध्यान रखना, ठीक है? हर शनिवार को लाखों करोड़ रुपए हम लोग दान कर देते हैं। उस शनिचरा भगवान के वो जो लेके घूमता है ना कटोरी, ठीक है? वो में 1-1 दो रुपए डाल के लाखों करोड़ रुपए दान करते हैं हम हर शनिवार को हम लोग। हमारा 1 रुपया जाता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का अरबों चल जाता है कि नहीं? इतने बड़े दानी हैं हम लोग। दान से कई लोगों का घर चल रहा है। तो जिस देश में इतने दानी हों, उस देश में आदमी भूखे मर जाता है, ये बात पचती नहीं है हमें, है? तो रिस्क लेना, चाहे आप इस सेक्टर में लें, तो आपके अंदर किसी प्रकार की उद्यमशीलता थी, इस वजह से आपने लिया। तो आपके पास अगर किसी प्रकार की उद्यमशीलता है, तो आप रिस्क लेंगे, अन्यथा उद्यमशीलता नहीं है तो रिस्क नहीं लेंगे। उद्यमशील व्यक्ति ही कहते हैं कि प्रोडक्टिव भी होता है। हाँ, ये भी बात तय है कि रिस्क है तो रिस्क में डूबने के भी क्या है, चांसेस होते हैं, तो रिस्क में निकल जाने के भी चांसेस होते हैं। एक बात तय रखिए कि आप रिस्क अपनी क्षमता पे ले रहे हैं, न कि आप दूसरे की। अगर आपके पास पर्सनल क्षमता है तो रिस्क लीजिए। अब पता चला कि हमको रिस्क लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अपनी क्षमता पे नहीं, फलना बाबू की क्षमता पे। हमको अपना पढ़ाने का क्षमता था, रिस्क लिए हम 4 को टीचर लेके आके पढ़ाएंगे, हम उतना कर लेंगे मैनेज।
ये तो भयंकर रिस्क हो जाता, क्योंकि टीचर आज हमारी संस्था में है, कल किसी और की 4-5 गो एगो चेहरा होता है, उस सबका काम है कभी या वहां पे चेहरा बनेगा, कभी वहां पे चेहरा बनेगा, कभी वहां पे चेहरा बनेगा, कभी वहां पे चेहरा बनेगा। ऐसे चिटमंगरू टाइप के चेहरे से हम संस्थान चला पाएंगे? तो हमारे पास खुद का तो एक क्षमता था, तभी तो हम संस्थान चलाने का क्या किए, प्रयास किए, किसी दूसरे के भरोसे तो नहीं। तो खुद की क्षमता है तो बाकी लोग कंट्रोल भी कर लेंगे, और बाकी क्षमता खुद में नहीं है, 2-4 को सब्जेक्ट नहीं जानते हैं, तो बाकी को कंट्रोल करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर आपके पास 2-4 सब्जेक्ट में बढ़िया नॉलेज है ना, तो किसी भी टीचर को आप कंट्रोल कर लीजिएगा, अगर विद्यार्थियों का और लोगों का सहयोग मिल गया। यही चीज उद्योग में होता है। आजकल हर क्षेत्र में देखिए इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। तो जैसे टेक्नोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं? इंजीनियर। इनके पास स्किल होता है, अपने बल पे ये कहीं जॉब करते हैं या फिर जॉब छोड़ के भी अपना इंडस्ट्री क्या करते हैं। ऐसे बहुत इंजीनियर मिलेंगे जो जॉब छोड़ के अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि किसी ने चाय की दुकान लगा दी बेली रोड में पटना, किसी ने मुजफ्फरपुर में लगा दिया, किसी ने चाय सूटा बार खोल दिया। चाय सूटा बार खोलने वाला व्यक्ति गरीब था? गरीब था कि नहीं था? पढ़ा लिखा व्यक्ति था, आप ही की तरह आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी था। उसको लगा कि चाय सूटा बार खोलना चाहिए। अब उसको आप नौकरी दीजिएगा इंग्लैंड में 1 करोड़ के पैकेज, तो करेगा? वो अपनी क्षमता से ऐसा चीज डेवलप किया है कि लोग आने वाले दिन में 1 करोड़ रुपया दे के उसके फ्रेंचाइजी लेंगे, है कि नहीं? एक लड़की आती है एमबीए कहीं से की हुई है ना, और उसको रोड पे उसको चाय का दुकान खोली हुई है, ठीक है, उसको 50,000 का नौकरी नहीं मिल रहा था, बुर्बक बनाने वाला काम। उसके पास इतना डेयरिंग है, इतना क्षमता है, उसको तो कहीं 40-50,000 का नौकरी मिल रहा होगा। 40-50,000 से उसको संतुष्टि नहीं हुआ, उसके पास अपनी उद्यमशीलता था, वो अपना व्यवसाय स्वयं खड़ा कर सकती थी। और चाय एक ऐसी चीज है जहां पे लोगों का सुबह भी चाय से और शाम भी चाय से और दोपहरिया भी चाय से मिटता है, और थकान भी चाय से मिटता है। जिस देश में इतने बड़े उपभोगी हो, चाय की दुकान कभी रिस्की बिजनेस नहीं हो सकता, है ना? ये हम जैसे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो एमबीए किया हुआ लड़का है ना, पढ़ा लिखा, वो इस चीज को समझता है। वो आईआईएम से एमबीए करेगा, आके वैशाली में क्या करेगा, बंदा गोभी बेचेगा, और आप कहिएगा सब्जी बेच रहा है एमबीए करके। एक आरडीएस कॉलेज का लड़का, ठीक है, जो रिक्शा का एक ऐसा मॉडल दिया जो अमेरिका के राजदूत ने पटना बिली रोड में वो रिक्शा चलाया, आज उसके रिक्शा के मॉडल को ईरान फॉलो करता है, ठीक है, योजना में उस पर लेख आया था। वो भी एमबीए था, तो उसको क्या कहेंगे लोग, रिक्शा चला रहा है, पढ़ लिख के क्या कर रहा है, रिक्शा चला रहा है। आप भ्रम में मत रहिए, ठीक है, वो बहुत स्किल्ड व्यक्ति है, जो सड़कों पे इतना पढ़ लिख के आके अपना चाय का एक चौपाटी लगा दिया। वो केवल सड़क पे नहीं देख रहा है, कहीं और देख रहा है, वो सर्प दृष्टि से नहीं, गरुड़ दृष्टि से काम कर रहा है। सर्प को तो जहां तक फल लिखा वहीं पे दिखाई दिया, पढ़ा लिखा इसलिए नहीं है कि सर्प दृष्टिकोण से चले, है ना, ये खाली कपिले शर्मा में होता है, ठीक है, वहीं पे देख के खुश होइए, ठीक है। लेकिन जो दूरदृष्टि है, जो गरुड़ दृष्टि से काम कर रहा है, वो कहीं और दिख रहा है। आपको लगा अच्छा मजबूरी में चाय का दुकान खोल दिया, लेकिन हमको लगा मजबूरी में नहीं, कि कहीं और देख रहा है, उसे देखो। वो कौन लोग हैं? वही लोग उद्यमशील लोग कहलाते हैं समाज के, ठीक है, उद्यमशीलता लिखें आप। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में पाई जाने वाली एक संश्लिष्ट उत्पादन शक्ति है, एक संश्लिष्ट उत्पादन शक्ति है, जिसके जिसके 3 अवयव होते हैं, 3 कंपोनेंट्स, जिसके 3 अवयव होते हैं।
पहला, नवाचार भूख। नवाचार भूख। अब ये जो नवाचार भूख है, नवाचार, कुछ नया करने का भूख, ये हमेशा उद्यमशील व्यक्ति में होगा। कुछ नया करने का भूख मतलब रिस्क लेने का भूख, ये हमेशा उद्यमशील व्यक्ति में होगा। तो नवाचार करने का भूख का मतलब क्या लिख लें? नवाचार भूख का मतलब कार्य विशेष में नए विचारों, कार्य विशेष में नए विचारों या संसाधनों को, कार्य विशेष में नए विचारों या संसाधनों को अपनाने के अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति, अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को नवाचार भूख कहते हैं। अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को नवाचार भूख कहते हैं। मतलब कि आपको कुछ नया करने की भूख है और आपके अंदर वो क्षमता भी है अंतर्निहित, तभी तो आप नए विचारों की तरफ जाएंगे। ध्यान रखें, क्षमतावान व्यक्ति है वो अपने क्षमता को तो समझ ही रहा है कि हमारी क्षमता कहाँ है, वो अपनी क्षमता को लगाना चाहता है, भले उसके अनुरूप कितना आउटपुट मिलता है वो अलग बात है, लेकिन अपनी क्षमता को तो पहचान रहा है। एगो लोग होते हैं कि भ्रम में रहते हैं अपने क्षमता को लेके, उस टाइप के भी लोग होते हैं। क्षमता कुछ नहीं है लेकिन भ्रम में खूब है, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, आंखों पर से भ्रम का पर्दा हटाना है, बाकी सब पता चल जाएगा। भ्रम का पर्दा हटाएंगे तब आपका जो आपकी जो दृष्टि है आपके अंतस मन में जाएगी, अन्यथा तो आपने तो ऐसा यहाँ भी दीवार खड़ा कर दिया है कि आपकी खुद की दृष्टि आपके अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, तो उसको छेदेगी तब जाएगा अंदर, तब आप समझेंगे कि अच्छा मैं क्या हूं। ठीक है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, नहीं। तो दूसरा है प्रबंधन भूख। प्रबंधन भूख, मैनेजमेंट करने का भूख, ये भी एक तरह का उद्यमशीलता है सर। लिख लें, किसी कार्यक्रम विशेष में, किसी कार्यक्रम विशेष में अन्य संसाधन धारकों, किसी कार्यक्रम विशेष में अन्य संसाधन धारकों, ये अन्य संसाधन धारक का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिख लें, भूपतियों, जिनके पास भूमि बहुत है, भूपतियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, ब्रैकेट बंद, भूपतियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों के प्रयासों को, के प्रयासों को संगठित करने की, संगठित करने की अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को, अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को प्रबंधन भूख कहते हैं। प्रबंधन भूख कहते हैं। तो भाई प्रबंधन, मैनेजमेंट करना। अब बताइए कि मैंने अभी अभी कहा कुछ देर पहले कि मेरे पास कुछ चीजें हो तो हम उसके आधार पे बहुत लोगों को मैनेज कर सकते हैं। खुद का कुछ अगर क्षमता हो तो, जहाँ खुद का कुछ क्षमता नहीं है तो यहाँ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा टीचर होना और एक अच्छा प्रबंधन होना, दोनों दो बातें हैं। एक अच्छा शिक्षक होना और दूसरा तरफ एक अच्छा प्रबंधक होना, ये दोनों दो बातें हैं। कुछ लोग अच्छे टीचर भी होते हैं, अच्छे प्रबंधक भी होते हैं। कुछ लोग अच्छे टीचिंग करते हैं, प्रबंधन नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हम पढ़ा सकते हैं, आप मेरा क्या कीजिए, प्रबंधन की। जैसे डॉक्टर, आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, वो कहें कि भैया हम डॉक्टर बन गए, आप हॉस्पिटल खोलिए, हमको टाइम दीजिए, हम आके वहां पे क्या देंगे, सेवा देंगे। ठीक है, तो उस तरह के जो प्रबंधक लोग हैं
उस तरह का प्रबंधन करने की जो भूख होता है, तो प्रबंधक के पास हो सकता है कि इस तरह की कोई क्वालिटी नहीं हो, ना उसके पास मेडिकल का कोई नॉलेज हो, ना किसी प्रकार का वो कोई विशेषज्ञ हो, लेकिन उसे प्रबंधन करना बहुत बढ़िया आता है। तो लोग उसको प्रबंधन के लिए क्या करेंगे? हायर करेंगे, ठीक है? या फिर अपनी क्षमता से, है ना, उसके पास बाकी चीजों की क्वालिटी ना हो, केवल प्रबंधन करने की क्षमता हो, तो उस क्षमता से पूरे बड़े-बड़े लोगों को एक मंच पे लाके क्या कर सकता है? खड़ा कर सकता है और उसे मैनेज कर सकता है। अगर उसे मैनेज कर दिया, तो एक सफल मैनेजर साबित होगा। नहीं, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, जिनके पास खुद की क्षमता बस इतनी थी, कि वो मैनेज कर सकते थे। तो ये मैनेज करने की भी एक क्षमता होती है, और ये भी क्षमता आपको उद्यमशील बना सकता है। तो जब आपके पास ये क्षमता होगा, तो आपके अंदर प्रबंधन करने की भूख होगी, आपके पास पैसे होंगे, उसको लगाइएगा, और एक ना हॉस्पिटल खोलते हैं हम, बाकी सभी डॉक्टरों को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। या फिर हम एक बहुत बड़ी कंपनी खोलते हैं, उसमें इंजीनियर, एमबीए, श्रमिक, हर तरह के श्रमिकों को लाते हैं, और एक कंपनी खोलते हैं, उसे मैनेज करते हैं। मैनेज कर दिया तो सफल हो जाएगा, वो बिजनेसमैन कहलाएगा, ठीक है? और वो बिजनेसमैन अपने अंडर में अच्छा-अच्छा इंजीनियर, अच्छा-अच्छा प्रबंधक, अच्छा-अच्छा सीईओ रखेगा, ठीक है? लेकिन वो प्रबंधक है, देख रहा है चीज़ों को, पूँजी लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो प्रबंधन भूख, हालाँकि हम लोग तो इकोनॉमिक्स में बस थोड़ा बहुत आ रहा है तो पढ़ रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आप जाइएगा एमबीए में, तो एक टॉपिक होता है एचआर पढ़ने का, ह्यूमन रिसोर्सेज। 9th क्लास की आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, तो दूसरा ही चैप्टर क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन। मानव संसाधन को आप देखिएगा जनसंख्या विस्फोट के तौर पर अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो। लेकिन एचआर की पढ़ाई करने वाला ये देखेगा कि इस मानव को संसाधन के तौर पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रिसोर्सेज के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो आखिर हैं तो हम लोग मानव रिसोर्सेज ही। अब सरकार हम इस रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है ठीक से, तो फेल तो होगी ही होगी। नहीं हम सबको नौकरी दे पा रही है, ना हमारे लिए कुछ विशेष प्रबंध कर पा रही है। तो उसको एक बात कह के हम लोग कहते हैं कि भाई ये जनसंख्या विस्फोट है, इतना मैनेज करना बहुत मुश्किल है, छितरा जाता है आदमी। एगो 50 गो आदमी बाराती लेके जाइए, एगो 500 आदमी के बाराती लेके जाइए, दोनों के मैनेजमेंट एक ही जैसन होगा? हैं? एगो में तो खूब कुर्सी टेबुल लगेगा, होटल-वोटल बुकिंग होगा, और जहाँ 500-600 आदमी लेके पहुँच गए, "अरे नीचे लगाओ रे।" होता है कि नहीं होता है? सब आपका मैनेजमेंट फेल होने लगता है। तो कहिएगा मैनेजमेंट में थोड़ा क्वालिटी में अंतर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको चूँकि खिलाना था, तो ये 10-10 गो, 20-20 गो लोग एक साथ बैठा के खिलाना 600 लोग का संभव नहीं था। ठीक है? तो वहाँ पे वही प्रबंधन चल सकता था। तो जनसंख्या अगर विस्फोट हो रहा है, तो इंजीनियर्स कम पढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो देखिएगा कि कहीं-कहीं इंजीनियरिंग करने के बाद भी बेचारा दसों हज़ार पे नौकरी करने के लिए क्या होता है सब, मजबूर होता है। 90 के दशक में हर बाप को सपना होता था कि हमारा बेटा इंजीनियर बना है ना? आज के डेट में अगर कोई बाप कह दे कि हमारा बेटवा इंजीनियरिंग कर रहा है, तो बस समाज में उसको लाजाना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर थूक दीजिएगा ना सड़क पे, तो पता नहीं एक आध गो इंजीनियर पे पड़ जाएगा। स्थिति ये है। अब इसमें कौन फेल हुआ? गवर्नमेंट फेल हुआ कि हमारी पढ़ाई खराब थी, अब भगवान जाने। लेकिन ये स्थिति है ना बेरोज़गारी का। आप तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ऑनर्स कर रहे हैं। यहाँ इंजीनियरिंग करके लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, है कि नहीं? जिनके पास टेक्निकल क्या है? डिग्री है। और वो इसीलिए कर रहे थे कि हमको कहीं नहीं तो कुछ तो नौकरी मिल जाएगा। बात समझे? तो सवाल कि इंजीनियरिंग आप नौकरी के लिए ही किए थे, तो जाके करें नौकरी। तो फादर आपके कहेंगे कि बउआ आपको तो हम 20 लाख रखवा के इंजीनियरिंग करवाएँ, जितना आपका कंपनी पेमेंट दे रहा है उतना तो हम आपका पॉकेट खर्चा देते थे। आप घर ही आ जाइए, कुछ कीजिएगा दूसरा-वूसरा काम। नहीं? और पिता उस तरह के वो क्षमता वाला पिता यही कहेगा कि आप घर ही आ जाइए, यहीं पे कुछ अपना कीजिएगा, पढ़ाई में तो पढ़ाई कहीं बाएँ थोड़ी जाता है। आइए कुछ कीजिए, उसमें भी निवेश करवाते हैं आपको, ठीक है? ये होता है। तो आप अपने चारों तरफ इस तरह से नज़र घुमा के देख सकते हैं। तीसरा है जोखिम भूख, इसके बिना तो उद्यमशील उद्यमशील कहलाएगा नहीं। जोखिम भूख, रिस्क लेने की भूख। नवाचार, नवाचार इनोवेटिव, नवाचार और प्रबंधन में, नवाचार और प्रबंधन में पाई जाने वाली जोखिम को
पाई जाने वाली जोखिम को पाई जाने वाली जोखिम को नपे तुले रूप से अपनाने की नपे तुले रूप से अपनाने की अंतर्निहित अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को जोखिम भूख कहते हैं। नवाचार और प्रबंधन में पाई जाने वाली जोखिम को नपे तुले रूप से अपनाने की अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को जोखिम भूख कहते हैं। अब इस सब में एक कॉमन वर्ड निकल रहा है, भूख। ठीक है, अब यहाँ जाहिर सी बात है कि रोटी चावल दाल खाने का तो भूख नहीं है, बहुत कस के भूख लागल बा आज, है ना, जाएंगे घरे तो दाल भात चोखा खाएंगे, वो वाला भूख का बात नहीं ना हो रहा है, वो तो सबको लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो नया कुछ करने का भूख जो है ना, ये सबको नहीं लगता है। ठीक है, ये किसी किसी को लगता है, और जिसको लगता है अगर समाज में कुछ अंतर क्रिएट कर दे तो आप कहिएगा कि जा आगे निकल गया। नहीं, वो आगे निकल सकता था, उसके पास वो भूख था कुछ नया करने, इसलिए उसके साथ किसी ने कोई तरफदारी उसका नहीं किया है, या फिर अपने को उस लेवल पर लेके गया है कि लोग उसकी तरफदारी करने के लिए क्या हो गए हैं, मजबूर हो क्या। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है। अब आप कोई रेस में कोई बढ़िया कर रहा है इस सृष्टि में, तो आप उसको आगे जाके कह के शोषण कर लिया समाज का। अपनी क्षमता हमारे ही बीच में, आपके बीच में से कोई बहुत आगे निकल जाता है, तो क्या हमने उसको आरक्षण दिया है, निकल गया, हम पिछड़ गए, हमारी कमी, वो निकल गया, उसकी पॉजिटिविटी। इसमें थोड़ी कह सकते हैं कि किसी ने उसको रोक दिया आगे निकलने से, वो निकल गया, उसी ने किसी ने आगे निकाल दिया, हमको हाथ में धोके रोक दिया, कि कहिएगा ठीक लगेगा। तो आज भी तो ये भेदभाव क्रिएट होगा ही, आज भी अपनी क्षमता से लोग आगे निकलेंगे ही, और आज भी लोग पिछड़ेंगे ही। ये समाज में आज भी है, आगे निकलने वाले आज भी निकलते हैं, और पिछड़ने वाले आज भी पिछड़ते हैं। ये दोनों तीनों चीजें आज भी समाज में उपलब्ध है सर। आप नजर उठा के देखिए, आप ही के बीच में से कोई बहुत आगे निकल जाता है, और आप ही के बीच में से आप बहुत पीछे रह जाते हैं। उसमें किसी ने किसी को रोका नहीं, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा नहीं। ये आपका फैसला है कि आपको क्या करना है। जब तक आपने फैसला नहीं लिया है, तब तक आप स्वतंत्र हैं। जिस दिन आपने फैसला ले लिया, उस दिन आप अपने ही फैसले के गुलाम हो जाएंगे। बात समझे, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब तक आप फैसला नहीं लिए हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस दिन किसी भी चीज का फैसला लिए, उस फैसले के आप क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। आपने फैसला लिया है कि सिविल सेवा करना है, तो आप उस फैसले के अंतर्गत हैं, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये फैसला लेना जरूरी है अपने को एक सही दिशा देने के लिए। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र तो आप कभी नहीं हैं। आपने एक दायरा तय करके अपने आप को थोड़ा सा कंसाइज कर लिया कि हमको इसी दिशा में आगे बढ़ना है। नहीं करेंगे तो आप भटक सकते हैं, बिखर सकते हैं, संभव है ना। इसलिए आप टारगेट तय करते हैं अपना, ताकि आप सही दिशा पर अनवरत बढ़ते रहें, उसमें किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शंस ना आए, इसके लिए आप प्रयास करते हैं। तो जब हम उस बंधन में बंध के पढ़ रहे हैं, तो इसकी स्वतंत्रता थोड़ी कहेंगे। अब कौन सी पुस्तक पढ़नी है नहीं पढ़नी है, ये आपकी स्वतंत्रता हो सकती है। किस टीचर से पढ़नी है नहीं पढ़नी है, ये आपकी स्वतंत्रता हो सकती है। लेकिन आपने जो फैसला लिया है, उसके आप पराधीन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अच्छी चीज है, कोई खराब चीज नहीं है। तो भूख लिख लें क्या है, किसी कार्य विशेष को करने की अंतर्निहित किसी कार्य विशेष को करने की अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को
भूख कहते हैं। किसी कार्य विशेष को करने की अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को भूख कहते हैं। ठीक है। जैसे आप कोई कार्य करना चाहते हैं और आपने एकदम सोच लिया हमको ये कार्य करना है, संपन्न करना है, बस एकदम से मेरा ये संकल्प है, हमको इसको एकदम करना है, तो उसके लिए आप ऊर्जावान महसूस करते हैं और उसको करने के लिए जो भी प्रयास करते हैं वो उसी भूख की वजह से होता है, कुछ कर गुजरने की। ठीक है। मैंने इसके लिए कोई क्षेत्र सीमित नहीं किया, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। औद्योगिक सेक्टर में हो सकता है, चिकित्सा के सेक्टर में हो सकता है, राजनीतिक सेक्टर में हो सकता है, आपके शैक्षणिक सेक्टर में हो सकता है। किसी ने टारगेट बना लिया कि नहीं हमको राजनेता बनना है। अब राजनेता बनना है, उसके लिए प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? कि खाली सोच लेगा बस राजनेता बन जाएगा? नहीं ना। तो सोचने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उस सोच से बाहर निकल के इंप्लीमेंट करने वालों की संख्या थोड़ा क्या है, कम है। और उसमें जो सोच करके जब निकलते हैं तो उसमें अपने जगह तक पहुंचने वालों की संख्या थोड़ी और क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि सफर में थे, अच्छा मुसाफिर बन के निकले हैं। ठीक है। कहते ना कि चलिए सफर में चल रहे हैं, नहीं कुछ प्राप्त होगा, मंजिल नहीं मिलेगी, तो अच्छा मुसाफिर तो जरूर बनेंगे। तो ये तो दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ठीक है कि हम अच्छा मुसाफिर जरूर बनेंगे। ठीक है। तो इसको ये हम अच्छा मुसाफिर बनेंगे, ये मोटिवेशन आपके दिल को बहलाने के लिए है ना, है ना। कि ख्याल आपने क्यों लाया कि चलिए कोई बात नहीं है, नहीं मिली मंजिल कोई बात, अच्छा मुसाफिर बना। अब आपको सही से दिशा निर्देशन कर रहे हैं कि देखो भैया रास्ते पे कैसे चला जाता है। हम जब चलते थे ना तो ऐसे ऐसे कांटे मिलते थे। ठीक है। तो जो अच्छे मुसाफिर रहेंगे वो फिर अपनी पीढ़ियों को आगे की राह को क्या करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे आगे चलना है। क्या आपको ध्यान? तो अच्छी मुसाफिर बनने में भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जो अपने मंजिल को लेके आगे बढ़ेगा मुसाफिर वही बनेगा। ठीक है। ये भी बात तय है, आपके कमजोर सोचने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप को मजबूत ही रखिए तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे भी क्या है, वैसे भी क्या, एक दिन तो वैसे भी जाना ही है। अगर हम आपसे पूछे कि कितने लोगों को समस्या है, बस ऐसी सिंपल क्वेश्चन। समस्या सब लोगों के अपने अपने हो सकते हैं ना। कितने लोगों की समस्या है, हाथ उठाइए। कितने लोगों को समस्या नहीं है? एक तो बात तय है कि जो भी क्लास में है 100% कमजोर लोग हैं। ये एक छोटी सी बात की फैसला नहीं कर सके, डिसीजन मेकिंग। एक छोटा सा सवाल पूछा, उसमें किसी ने कोई डिसीजन नहीं दिया। अब आपके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, जो आपके अंदर बीत रहा है। और आप फिर कहेंगे कि हम उद्यमशील हैं, मैं क्रांति कर दूंगा, मैं तो बहुत ये हूँ वो हूँ, फाड़ देंगे चिर देंगे। मजाक चल रहा है? एक छोटी सी बात पूछा कि कितने लोगों को समस्या है, एक बार हाथ उठाइए। अब हाथ उठाइए। ठीक है, चलिए। कितने लोगों को नहीं है समस्या, वो हाथ उठाए। 2 लोगों का हाथ उठाए है, समस्या नहीं है। अरे आपका तो चरण धो के पीना चाहिए महाराज। आज तक ऐसे दार्शनिक पैदा ही नहीं हो धरती पे। सही बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, दुनिया का नजर आप पे जाना चाहिए। इन लोगों का फोटो खींचिए और वायरल कीजिए। देखिए, आपको शमशान घाट में जाना चाहिए, वहां सब लोग लेटे हुए हैं, कोई समस्या नहीं किसी को। ये संभव नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्या ना हो, है ना। अरे भाई, तो समस्या तो है ही ना, समस्या को समस्या क्यों नहीं लेंगे आप, है ना। ये आपका फैसला थोड़ी था। आपके माता पिता आपके चॉइस हैं, ये पहले बताइए। ये बताइए, क्या आपके माता पिता आपके चॉइस हैं? कैसे चॉइस है जी? इत्तेफाक से पैदा हो गए यार।
है ना? वो आपके माता पिता हो गए। हम जिस घर में पैदा हुए हैं वो मेरा चॉइस था। गलत कहा तो बताइए। यार कब हम अपने फैसला लिए यार? हम लोग को अपना फैसला कब था? मेरे माँ बाप मेरे फैसले के नतीजे तो नहीं है। नहीं, हम किस घर में पैदा हुए ये मेरा फैसला थोड़ी था। मेरे बाप बाप मेरे माता पिता जो हैं वही होंगे ये मेरा फैसला थोड़ी था। ये तो बाद में हम लोग 1 साल के बाद जाने या कुछ महीनों के बाद जाने कि मम्मी है ही पापा है। ये देखो बहुत सारगर्भित बात है, इसको समझने की क्या है हो सकता है। मेरा फैसला, खुद का फैसला, मैं स्वतंत्र हूं। ऐसा कर करके ना महका दिए हैं आप लोग समाज में, महका दिए हैं, समाज को भ्रष्ट कर दिए हैं लोग। ठीक है, आज जो फैसला लिए उस पर अडिग नहीं है। आपको जो फैसला आप लेते हैं ना रोज बदल रहा है आपका, वह फैसला ठीक था जो आप नहीं लिए थे। नहीं, जो आप लिए हैं उस पे तो आपका कमिटमेंट ही दूसरे दिन पर टूट जाता है। देखो जो लोग शमशान घाट पे हैं, जो मर गए हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम जब तक जिंदा रहेंगे समस्या से घिरेंगे। ये अच्छी बात है कि आप समस्या को समस्या नहीं लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप उतना प्रेशर नहीं लेते होंगे। समस्या तो होती ही होगी, दुख तो आता ही होगा, लेकिन उसे झाड़ देते होंगे। हाँ, तो इसको ईगो पे नहीं लेना, ये सबके लिए। हमारे माता पिता भी हमारे फैसले के नतीजे नहीं है सर। ये इसमें दिल पे लेने की बात नहीं है, इसको समझने की जरूरत है ना? हम भी बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम भी सोचते हैं कि समस्याओं का निराकरण करें। तो आप अपने मेंटल स्टेटस पे जाके, आप उस लेवल पे जाके अपनी समस्या को क्या करते हैं? समाधान कर लेते हैं। जो नहीं नहीं ठीक है कि भगवान, क्या कहें हम आपको, कि बहुत बढ़िया बात है कि आप डिप्रेशन से निकल गए हैं। ठीक है, नहीं एक जमाना था हम देखते थे तो लगता था कि आप डिप्रेशन में ही है। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन से आदमी निकलता है ना, ये नहीं, मैं कहना कि जो डिप्रेशन से आदमी निकलता है वो मानसिक मजबूती से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? तो वो आपकी मानसिक मजबूती का नतीजा है कि आप डिप्रेशन से निकल जाते हैं। ये तो कितने लोग तो हमारे समाज में डिप्रेशन में ही रहते हैं 24 घंटा, है ना? कुछ डाल दीजिए, मैसेज किसी को कर दीजिए तो रिस्पॉन्स नहीं आया, वो खातिर टेंशन में चल जाते हैं लोग। 1 घंटा हो गया अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो हमारे समाज में तो इतने मेंटली कमजोर लोग हैं। तो समस्या, हमने कहा कि ये तो हमारी कला है कि कौन दुनिया में समस्या में नहीं है, और सब लोग हंस रहे हैं। सब लोग अपनी कला से समस्या पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर अगले क्षण एक नई समस्या आ रही है। ये तो लगा रहेगा जीवन भर, समस्याएं आएंगी, समस्याएं जाएंगी, फिर आएंगी, फिर जाएंगी। ये अगर नहीं आएगा जाएगा तो जीवन मतलब कुछ और हो गया है। हाँ, वो कड़क गए हैं आप, और कड़कने के बाद शमशान घाट ही एक रास्ता है जहां पे किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती, ना आती है ना जाती है। तो बाकी तो दोस्ती का गाना है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव ढलती आती है जाती नहीं। तो बाकी तो वही है। तो खैर, आगे आप बढ़िए भूख को लेके, कोई बात नहीं था। ये बात बस आप लोग समझाने के लिए, समझना चाहिए कि क्या है ना? फैसला जो आप करते हैं, जीवन की महत्वपूर्ण फैसला हम नहीं कर सके। 21वीं सदी में, पैरा चेंज करके, 21वीं सदी में बौद्धिक, श्रमिक एवं उद्यमी के मिश्रण से, 21वीं सदी में बौद्धिक श्रमिक, 21वीं सदी में बौद्धिक, श्रमिक एवं उद्यमी के मिश्रण से, एक तो बौद्धिकता है और काम करने की क्षमता, बौद्धिक, श्रमिक एवं उद्यमी के मिश्रण से जिस वर्ग का निर्माण होता है उसे टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। 21वीं सदी में बौद्धिक, श्रमिक एवं उद्यमी के मिश्रण से जिस वर्ग का निर्माण होता है उसे टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ?
श्रमिक प्लस उद्यमी इक्वल टू टेक्नोक्रेट्स इंजीनियर। किसी भी वस्तु के, नोट या लास्ट लाइन लिख लें, किसी भी वस्तु के उत्पादन में इन सभी कारकों का समन्वित रूप आवश्यक है। किसी भी वस्तु के उत्पादन में इन सभी कारकों का समन्वित रूप आवश्यक है। किसी भी वस्तु के उत्पादन में इन सभी कारकों का समन्वित रूप आवश्यक है। इन सभी कारक का मतलब क्या? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये चारों का अगर समन्वय होगा तभी किसी वस्तु का बढ़िया से प्रोडक्शन हो पाएगा। बात क्लियर है? तो आज आपके क्लास में उत्पादन का कारक क्या हुआ, समाप्त हुआ। कल शुरू होगा आप लोगों की वो भारत की आर्थिक नियोजन या भारत के आर्थिक आयोजन, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक आयोजन पे बात करेंगे कल के क्लास से, और ये चलेगा 1951 से 2022 तक। ठीक है, यानी कि इस माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं को तो समझाएंगे ही, साथ ही साथ समकालीन भारत भी समझ में आपको आ जाएगा, जिसे हम कंटेम्प्रेरी इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया भी हम समझ जाएंगे इसी लेक्चर के दरमियान। तो कुछ बातें लिखेंगे भी, जहां डिस्कस की बातें होंगी वहां होगी ही, है ना। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। थैंक यू। हाँ, 12 बजे ये जो बीपीएससी का स्वरूप बदला है मेंस का, है ना, उस पे हमने सेमिनार का आयोजन किया है 12 बजे शनिवार को। जो भी विद्यार्थी अपने हैं उस दिन तो वो आ ही जाए, और साथ ही अगर आपके साथ और भी कोई आके उस सेमिनार का लाभ उठाना चाहता है तो आके उठा सकता है। ठीक है, थैंक यू।